नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज हम द डिबेट में बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस और उसके बढ़ते हुए दुष्प्रभाव की, जो पूरे दुनिया भर को अपने शिकंजे में ले चुका है। ये एक बेहद घातक और ख़तरनाक, बहुत ही शक्तिशाली वायरस है जिसने पूरी दुनिया भर को लॉकडाउन की स्थिति में जाने के लिए मजबूर कर दिया है। आज जब मैं इस वक्त आपके साथ डिबेट में हूँ, पूरी दुनिया में 30 लाख यानी 3 मिलियन से ज़्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव के मरीज पाए जा चुके हैं। अब तक पूरी दुनिया भर में 2,07,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका है, जहां पर 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक मरीज पाए जा चुके हैं। भारत और उत्तर प्रदेश के हालात भी लगातार, हमारे यहाँ मरीजों की संख्या और मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पूरे देश भर में आज जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ उस वक्त 28,380 के आसपास का आंकड़ा है और ये सुबह के परिणाम है। शाम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, यानी हम तेज़ी से 29 और 30,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में हम जब संपूर्ण लॉकडाउन में हैं तब ऐसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश भी 2,000 की संख्या की तरफ बढ़ रहा है। सुबह तक की जो रिपोर्ट सरकार ने सार्वजनिक की है उसके मुताबिक 1,955 कोरोना वायरस पॉजिटिव के व्यक्ति पाए गए हैं और उनमें से 31 की मृत्यु अब तक हो चुकी है। लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और आज रात तक ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश 2,000 पार कर जाएगा, जिस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंच रही हैं। ये ताज़ा सूरत हाल है। 3 मई को भारत में लॉकडाउन 2.0 यानी लॉकडाउन द्वितीय खत्म हो रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि 3 मई के बाद क्या होगा और क्या होना चाहिए। दुनिया के दूसरे मुल्क कोरोना वायरस के लॉकडाउन से कैसे निपट रहे हैं, एक बार लॉकडाउन में जाने के बाद उससे वापस कैसे आ रहे हैं, उनके पास क्या टेक्निक है और क्या तरीके उन्होंने ईजाद किए हैं कि उन्हें इस विपदा से तो लड़ना ही है, कोरोना वायरस के साथ भी लड़ना है और देश में आर्थिक स्थिति, लोगों के काम धाम, रोजगार और पेट की लड़ाई भी लड़नी है। दूसरे विकसित देश दूसरी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के समक्ष समस्या दूसरी है। हम कोरोना वायरस से भी लड़ रहे हैं, हमें भूख से भी लड़ना है, हमें किसानों की समस्याओं से भी लड़ना है, हमें दिहाड़ी मजदूरों की समस्या से भी लड़ना है और हमारा अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है और ना इतनी शक्तिशाली है, ना हम पे इतना फॉरेन फंड है, ना रिजर्व है हमारे पास और ना देश की आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि हम बहुत लंबे समय तक खुद को लॉकडाउन कर पाएँ, यानी खुद पाबंदी में रहें। तो अब आगे का क्या रास्ता निकलना है। पूरे देश भर में अब ये चर्चा चल पड़ी है। ये चर्चा क्यों चल पड़ी? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने देश के सभी राज्यों से करीब मुख्यमंत्रियों से बात की और सबके विचार लिए। सभी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके यहाँ लॉकडाउन बढ़े, बढ़ना भी चाहिए। इसके कारण भी हैं, क्योंकि जब आप संपूर्ण लॉकडाउन में हैं तब आपके यहाँ नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। आप याद करिए, जब 23 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ था भारत में 500 केसेस थे, मौतों का आंकड़ा 2.5 भी नहीं था। आज हम 28-29 हज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं, मरने वालों की संख्या भी 800-900 की तरफ बढ़ रही है, 1000 की तरफ जा रही है। तो हमारे पास कोई ऐसा संकेत, कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि हम सब लॉकडाउन को खोलें। तो क्या करें फिर? काम कैसे चले, लोगों को रोजगार कैसे मिले, खाना पीना कैसे मिले, ज़िंदगी कैसे चले, कारोबार कैसे चले, आम लोगों का खाना कैसे मिले और लोग जिंदा कैसे रहें, क्या करें? दुनिया के दूसरे मुल्कों ने एक काम किया कि जैसे इटली ने किया क्या, जो सर्वाधिक प्रभावित दूसरा देश है इटली, उन्होंने किया क्या कि अपने यहाँ के जितने भी एक्सपर्ट थे, अपोजिशन, पक्ष विपक्ष, देश भर के उपलब्ध जितने भी एक्सपर्ट्स, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, इन सब का एक समूह बनाया और उस समूह को किस काम को दिया कि साहब हम लॉकडाउन में चले तो गए हैं, लेकिन अब वापस कैसे हैं, अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करें, लोगों को काम कैसे दें और कोरोना से कैसे लड़ें। तो उनके यहाँ की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई और कल उनके प्रधानमंत्री ने अपनी रिपोर्ट जनता के समक्ष सार्वजनिक भी की। उन्होंने कहा हम अपने स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लार्ज पब्लिक गैदरिंग, ये सब हम सितंबर तक बंद रखेंगे, लेकिन अगले महीने यानी मई से हम अपने यहाँ इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल कारोबार है, हमारा जो आर्थिक कारोबार है, इसको हम शुरू करेंगे। जो मॉल्स हैं वो बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल भी बंद रखेंगे, ऐसी जगहों पे जहां ये संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा हो। ख़ास तौर पर जो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड मॉल या सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, ये सब हों, इनको बंद रखेंगे। लोकल ट्रांसपोर्ट भी सीमित मात्रा में रखेंगे, लेकिन एक्सप्रेस हाईवेज़ पे ट्रांसपोर्ट ओपन करेंगे। तमाम एक विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने तकरीबन 2-2.5 हज़ार पेज की जारी की है। वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में भी है, आप गूगल में जाके उसे पढ़ भी सकते हैं। तो अब भारत को भी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम 23 मार्च से लॉकडाउन में हैं और हम 1 महीने से अधिक हो गया और जब 3 मई होगा तो हम 40-41 दिन के लॉकडाउन में हो जाएंगे। आगे हमें क्या करना है, इसके बारे में हमने विचार करना होगा। अब सिर्फ बैठकर ये नहीं देख सकते कि साहब आ गया कोरोना, आ गया कोरोना।
तो अब तो कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारों ने जैसे इंडिकेटर्स दिए हैं, दबी जुबान में सरकारों ने आपको बता दिया है कि उनके पास ज़्यादा माल पानी है नहीं। होगा भी कैसे, क्योंकि टैक्स कलेक्शंस हो नहीं रहे हैं, सबकी एक सीमित आय होती है। जो हालत जीएसटी और दूसरे टैक्सेशन सिस्टम की इस वक्त राज्यों में है, अगर श्वेत पत्र आ जाए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो ऐसे में हम कितने लंबे समय तक रहेंगे, सरकारों के समक्ष भी बड़ी चुनौती है। वायरस से भी लड़ना है, भूख से भी लड़ना है, विकास से भी लड़ना है, और अपने देश में लोगों को काम धंधा मिले, उनके जीवन ठीक से चले, इस पर भी लड़ना है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, व्हाट नेक्स्ट, यानी 3 मई के बाद हमें क्या करना चाहिए, भारत में क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए, हमारे देश के लोगों के लिए क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ आलोक अवस्थी हैं भारतीय जनता पार्टी से, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, डॉक्टर अनूप अग्रवाल है नर्सिंग होम सेल IMA के चेयरमैन हैं, RM श्रीवास्तव जी फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, और वेद भूषण जी हैं दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड DCP हैं। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका कि आप सबने डिबेट को ज्वाइन किया। भैया आलोक जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। अब देखिए, अब 3 मई नज़दीक आ रही है, दुनिया के 4 अरब लोग लॉकडाउन में हैं। अब धीरे धीरे दुनिया के लोगों की बात समझ में आ रही है कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के साथ जीना हमें सीखना पड़ेगा, तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या केंद्र की सरकार इस दिशा में कोई पहल कर रही है, कोई काम कर रही है? ये बात सही है ब्रजेश जी की, ये विश्वव्यापी आपदा, दुनिया के 180 देश इस आपदा से जूझ रहे थे, और उसी के बीच से रास्ता भी निकालना है। आपको याद होगा पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया था जी, तो 20 अप्रैल से उन्होंने कुछ लिमिटेड जगहों पर कुछ पाबंदियों के साथ कार्य करने की अनुमति दी थी, और उसका फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा था। हमारे यहाँ भी राज्य सरकारों में जिन जिलों में पॉजिटिव केस एक भी नहीं है, उन जगहों पे काम करने के लिए कहा गया है। जो औद्योगिक इकाइयाँ, उनको 1/3 लेबर की व्यवस्था रखते हुए अपने आवास पे, वहाँ आवासीय जिनके पास परिसर हो वहाँ पे रखते हुए, और उनको पूरा जो है सफाई और उनका जो हाथ की सफाई कराते हुए उनको काम कराना है। उसी तरह से राज्य सरकार ने अपने भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। यूपीडा और कई अन्य करीब 10,000 मजदूरों को काम पे लगा दिया है, उनके यहाँ रोड पे काम शुरू हो गया है। सिंचाई विभाग और PWD की कई परियोजनाओं में काम शुरू हुआ है, क्योंकि जो माइग्रेट लेबर अब प्रदेश में आ रहे हैं, आपको पता होगा कि राज्य सरकार इसके पहले भी करीब 6 लाख लेबर को ला चुकी है, और अभी कल तक जो है हरियाणा से हम 2 दिन में 12,200 लेबर लेकर के आए हैं। मैंने ये जानना है आलोक जी कि क्या यूपी सरकार के पास कोई ठोस प्लान है कि हम 3 मई के बाद क्या करेंगे? ब्रजेश जी, 3 मई का प्लान सरकार तब घोषित करेगी जिस समय हालात सामान्य होंगे। जो आज की परिस्थितियों में जो आदेश है, मैं आपको वही बता सकता हूँ। तो जो मैं बता रहा हूँ, उद्योग धंधे जो SEZ है वहां पर चलाने की अनुमति दी गई है। 1/3 आपकी क्षमता के, अगर आपके पास 100 लोगों की क्षमता है तो आपको 35 आदमी की क्षमता से काम करना है, जिससे कि डिस्टेंस बना रहे, आपका जो है आपस में कोई कांटेक्ट ना होने पाए, उस तरीके से आपको काम करना है। उसके लिए कोई मनाही नहीं है। जो लॉकडाउन एरिया है जहां पर हमने वहां पर हम जो है कोई छूट नहीं दे रहे हैं। मैं शायद आपको अपना क्वेश्चन समझा नहीं पा रहा हूँ। भाई फैक्ट्री आप खोल देंगे वो ठीक बात है, पर जब तक बाजार नहीं खुलेगा, कच्चा माल नहीं मिलेगा, लेबर नहीं मिलेंगे, अर्थव्यवस्था नहीं खुलेगी, पैसे नहीं मार्केट से मिलेंगे, तब तक हम काम कैसे करेंगे? एक समग्र रूप से 360 डिग्री पे आपको एक ठोस प्लान देना है, सिर्फ ये नहीं कह देना कि 33% लेबर के साथ फैक्ट्री में आ जाओ। जी, जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा, और निर्णय लगभग रोज बदलेगा, परिस्थितियों का अनुरूप बदलेगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल तो वही है कि कच्चा माल गया और लेबर ने बनाया और फैक्ट्री ने माल बेचा, दुकान में बिक गया। लेकिन जब हमने प्रतिबंध कर रखा है, सीमित प्रतिबंध के आधार के ऊपर बिकेगा, हम कोई मॉल नहीं खोलने देंगे, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई बाजार नहीं खुलेगा। दुकानें वही खुलेंगी जो मोहल्लों के अंदर में है, या जहां पर जो जिले हमारे लॉकडाउन में नहीं है, मतलब जिसपे जहां पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, जो स्वतंत्र हैं, जहां पे कोरोना ने प्रवेश नहीं किया, वहां पर दुकानें हम खोलने की अनुमति देंगे। तो अभी कहना जल्दबाजी होगी कि ठीक, मैं आपकी बात समझ गया कि 3 मई तक आप चाहते हैं कि वेट किया जाए। ओके,
अब मैं आता हूं आगरा के मुद्दे पे। आपके पार्टी के ही मेयर हैं और जैसी स्थितियां हैं कि आगरा उत्तर प्रदेश का वुहान बनने जा रहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और वहां हालात वाकई चिंताजनक है। 2 रिपोर्ट कल ऐसे केस हुए कि मरने के 3 दिन बाद पता चला कि साहब उसकी रिपोर्ट आई कि वो लोग पॉजिटिव थे। आगरा के दृश्य आपने ज़रूर सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न चैनल्स पे देखे होंगे आलोक जी। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और ये लगता है कि आगरा का प्रशासनिक ढांचा फेल हो गया है और राज्य सरकार अब तक उसमें इंटरवीन नहीं कर रही और आपने कोई प्रभावी कार्रवाई आगरा के मुद्दे पे नहीं की है। ब्रजेश जी, हमने इसमें बहुत वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस के और प्रशासन के, ऐसे 21 जिलों में भेजा है नोडल अफसर बना करके। आगरा भी उसमें से एक आता है। आगरा के मेयर ने जो अपनी चिंता व्यक्त की है, सरकार ने उस पर भी संज्ञान लिया है। लगातार सरकार वहां पे काम कर रही है। आपको पता है कि विशेष परिस्थितियों से आगरा में जमातियों की वजह से बहुत ज्यादा जो है ये फैला, जिसमें कि कई लोग ट्रेस नहीं हो पाए, जिनकी वजह से वहां पे बीमारी का प्रकोप ज्यादा रहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार पूरी तरह प्रयास कर रही है और आगरा में स्थिति कंट्रोल में है। और आप लखनऊ बैठे हैं आलोक जी, लेकिन आपका मेयर आगरा बैठे हैं, वो कह रहे हैं स्थिति कंट्रोल में नहीं है। देखिए, मेयर एक हमारे जो है वो एक भावुक व्यक्ति है, हम सभी भावुक हैं, लेकिन प्रशासन भावना से नहीं चलता, प्रशासन व्यवस्था से रहेगा और इसमें भावना की बजाय व्यवस्था पे हम जोर दे रहे हैं। भावना जरूरी है। तो आलोक जी, मेयर झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब? मैंने ये नहीं कहा ब्रजेश जी कि वो झूठ बोल रहे हैं। आप ये वक्त मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने कहा भावना अपनी जगह पर है, प्रशासनिक व्यवस्था जो सारी क्षमताएं हैं उसके आधार पर हम भाई काम आलोक कर रहे जी, हैं। भावना में आके कोई गलत तथ्य तो नहीं दे गए मेयर साहब? ब्रजेश जी, वहां को मैंने आपसे कहा ना, वहां पर जमात के बहुत से लोग छुप गए थे जो ट्रेस नहीं हो पाए थे और जिनको लोगों ने छुपाया, उनको ट्रेस कर लिया गया है। अब वो सब क्वारंटाइन है। आप देखेंगे कि अब आगरा में बहुत जल्दी अब गिरावट आएगी, क्योंकि अब हमारे पास ऐसा कोई स्थान नहीं रिक्त रह गया है कि जहां पर कोई व्यक्ति इस तरह का छुपा हुआ हो। तो जब तक इस तरह छुपे रहेंगे और समाज के लोग सहयोग नहीं करेंगे, फिर अच्छा, वहाँ क्वारंटाइन का वीडियो देखा था आपने कि क्वारंटाइन में मौजूद लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है? उस पर जो है डीएम आगरा से बातचीत की गई है। डीएम ने उसमें वहां के सीडीओ को नियुक्त किया है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको अपने दृष्टि से अपने निगाहों में सब चीजें रखेंगे और बेहतर व्यवस्था हम कराने के पूरी वो देते हैं। इस बात में कोई संकोच है, कोई हेजिटेशन है कहने में कि प्रशासन वहाँ ठीक काम नहीं कर रहा? कोई संकोच है आपको कहने में? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी पिछले 1.5 महीने से दिन रात एक किए हुए हैं ब्रजेश जी। हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि आप ठीक काम नहीं किया? अगर ठीक काम नहीं करते तो फिर हजारों और लाखों में संख्या होती है प्रदेश में बीमार लोगों की। हम लोग कोई मार्कशीट लेके थोड़ी बैठे हैं। ये तो मेयर साहब ने रिपोर्ट दी, मैंने तो वही रखी है आपके सामने। मैं अपनी रिपोर्ट थोड़ी नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको राज्य के प्रवक्ता के नाते जो आपको मैं बोल रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, आप उसको समझिए। सारे अधिकारी, सारे डॉक्टर, सारे उनकी क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगाना। हम लोग तो समझ रहे हैं, हिम्मत टूटेगी। मेयर साहब नहीं समझ रहे हैं। हिम्मत टूटेगी इससे। आपको मालूम है इस समय की संख्या, आप अमेरिका जैसा विकसित राज्य, विकसित राष्ट्र, आज 10 मतलब सोची संख्या वहां पर कहाँ पहुंच गई है। तो हम तो उसके सामने कहीं भी नहीं ठहरते। और उसके अंदर आपको उत्तर प्रदेश, तो भाई मेयर के कंसर्न को हम हल्के में कैसे ले लें? मैं ये थोड़ा सा मुझे समझने में कठिनाई हो रही है। 23 करोड़ की जनसंख्या है हमारे प्रदेश की और हम कई अन्य राज्यों से बहुत बेहतर हैं। हमारे यहाँ जो आप अगर देखेंगे पॉजिटिव केसेस संख्या भी बहुत कम है। सबसे पहला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने प्रवासी मजदूरों को अपने प्रदेश में लाने की व्यवस्था करी है। ऑलराइट, रोहित अग्रवाल। ओके आलोक जी, रोहित अग्रवाल है राष्ट्रीय लोकदल से। बहुत शुक्रिया आपका रोहित जी कार्यक्रम में आने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं वो काफ़ी हैं कोरोना के रोकने के लिए, नियंत्रण के लिए? क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स आगरा, मेरठ, नोएडा, लखनऊ की है, ये 4 ऐसे शहर हैं जो बहुत चिंताजनक हालात हैं। विशेष तौर पर आगरा और मेरठ तो नंबर 1, नंबर 2 पर हैं। लखनऊ और नोएडा की रिपोर्ट्स भी ठीक नहीं हैं। तो सब कुछ ठीक चल रहा है आलोक जी तो बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मेयर साहब भावुक हो गए थे, बताइए। नहीं, दो तीन कुछ और भी विधायक भी भावुक हो गए भारतीय जनता पार्टी के। एक राकेश राठौर जी हैं सीतापुर के, वो भी बता रहे हैं कि सरकार की तैयारियां कितनी आगे तक जा रही हैं। उसके साथ साथ एक श्याम प्रकाश जी हरदोई के विधायक है, वो भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपको क्लियर कर दूं, और वो भी बता रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया साहब विधायक निधि वापस कर दो, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है मेडिकल इक्विपमेंट्स के खरीद में। ब्रजेश जी, वो तो मैं सैल्यूट करूंगा आपके चैनल को,
जिसने आज एक और बड़े भ्रष्टाचार को होने से बचा लिया। अगर आपने मेडिकल काउंसिल, उत्तर प्रदेश की जो मेडिकल काउंसिल है, वो एक टेंडर करने जा रही थी जिसकी 2 दिनों से वेबसाइट ही बंद है, जिसका टेंडर आज था, और आपके चैनल के दिखाने के बाद उसकी डेट बढ़ाई गई टेंडर की, कि ताकि जो आपने दिखाया कि साहब वेबसाइट ही बंद है तो टेंडर कौन उसको भरेगा। तो भाई स्थिति तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। मैं लानत भेजूंगा कि आज की स्थिति में जब मतलब इतनी बड़ी महामारी से हमारा देश गुजर रहा है और उस कंडीशन में आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज करने को कुछ और तो बचा नहीं है, सिर्फ वही पीपी किट्स और इन्हीं में भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो आज स्थिति ये है ब्रिजेश जी की ये भ्रष्टाचार ढूंढ रहे हैं इसमें। आज स्थिति ये, आप सोचिए, जिसमें के गुप्ता जी ने एक चिट्ठी लिख के, पत्र लिख के ये सूचित कराया कि पीपीई किट जो है वो घटिया क्वालिटी की सप्लाई हुई है, उसी संस्था को आप 50 करोड़ का ऑर्डर और दे देते हैं। इसको भ्रष्टाचार ना कहा जाए ब्रिजेश जी तो क्या कहा जाए? इनके तो नेता कहीं दिखाई नहीं। अरे भाई हमारे नेता नहीं दिखते क्योंकि हमारे नेता आपकी तरह भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। कुछ कह रहे थे आप, हमारे नेता आपकी तरह भ्रष्टाचार नहीं करते। हमारे नेता की चिंता छोड़ दीजिए, चिंता करनी है तो अपने विधायकों की चिंता करिए जो आपके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। भाई जो सीतापुर के विधायक है वो भी भावुक हो गए हैं, जो हरदोई के विधायक है वो भी भावुक हो गए हैं। मेयर साहब एक सभ्य व्यक्ति, एक बड़े व्यापारी हैं। इनके जो मेयर साहब हैं वो एक बड़े उद्योगपति भी हैं, और अगर वो ये चिंता जता रहे हैं तो ये कह रहे हैं भावुक हो गए। बता दूं रोहित कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का बड़ा काम उनके पास है। नहीं, आधा पूर्वांचल एक्सप्रेस मेयर साहब ही बना रहे हैं। नहीं, जिनको आलोक जी भावुक बता रहे हैं। मैं बिल्कुल व्यक्तिगत तरीके से जानता हूं, और वो एक बड़े उद्योगपति हैं। PNC करके एक कंपनी है उनकी, हाँ। पूर्वांचल एक्सप्रेस। और उसके बाद ब्रिजेश जी, आज अगर आप लोगों ने न्यूज ना दिखाई होती तो एक 50 करोड़ रुपए का और भ्रष्टाचार हो गया होता अगर आपके चैनल के माध्यम से ये न्यूज ब्रेक ना हुई होती। आप जो टेंडर की डेट बढ़ाई इन्होंने, आपके चैनल में न्यूज ब्रेक होने के बाद टेंडर की डेट इन्होंने बढ़ाई, क्योंकि ये भ्रष्टाचार करने जा रहे थे 50 करोड़ रुपए का। एसटीएफ से जांच करा रहे हैं, बता तो रहे हैं। एसटीएफ से जांच करा रहे हैं कि वो जो चिट्ठी भ्रष्टाचार की सार्वजनिक हो गई है वो कैसे सार्वजनिक हो गई है। ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं करा रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये चिट्ठी कैसे सार्वजनिक हो गई कि हम भ्रष्टाचार करने जा रहे थे। वो जो के गुप्ता जी ने चिट्ठी लिखी कि साहब ये पीपीई किट घटिया क्वालिटी की आ गई हैं, उसकी जांच करा रहे हैं कि लीक कैसे हो गई। मुझे इस पर आपत्ति है। नहीं, आप बताइए, अगर आप इस चीज की जांच ना करा रहे हो तो आप बताइए। किट को सही नहीं पाया, पीपीई किट्स आप घटिया क्वालिटी की, आप आज की स्थिति में जहां पैराडेमिक घोषित है, महामारी फैली हुई है, हमारे देश के लोग भूखे सो रहे हैं, हमारे देश का किसान मर रहा है, व्यापारी मर रहा है। RM श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है उत्तर प्रदेश के, और बहुत ही जाने माने IAS अधिकारी हैं श्रीवास्तव जी। पिछली डिबेट में बहुत अच्छी सलाह दी थी इन्होंने, आज मैंने इनको विशेष निवेदन किया कि आप आइए और फिर बताइए। भाई श्रीवास्तव जी, आज प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो ज़्यादातर मुख्यमंत्री इस हक में थे कि साहब लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, लेकिन जो हालात हमारे यहाँ गांव, ग्रामीण, शहर में हो रहे हैं, हम ये लॉकडाउन की इस स्थिति में कितने दिन रह सकते हैं? हमारे पास और क्या विकल्प हैं? हमें क्या करना चाहिए? मैं तो समझता हूं कि ज़्यादा दिन तक अगर हम लॉकडाउन में रहेंगे तो हमारे छोटे उद्योगों की, दैनिक मजदूरों की तो कमर ही टूट जाएगी। मेरे विचार से इटली के विशेषज्ञों के जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उनकी संस्तुतियां हैं, वो मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन जितना आपने बताया जी, वो काफ़ी सही मालूम देती है। वैसे ही हमें भी कुछ विचार करना चाहिए। और साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे देश में बहुत से प्रदेश और हमारे प्रदेश में बहुत से ज़िले ऐसे हैं जो कि इससे अब निकल आए हैं, जो कोरोना वायरस के संक्रमण से निकल आए हैं। वहाँ पर अंतर ज़िले के बाहर नहीं, ज़िले के भीतर ही छोटे छोटे उद्योगों को, छोटी छोटी दुकानों को पहले प्रायोगिक तौर पर खुलने देना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था न हो, केवल निजी परिवहन व्यवस्था हो, और हफ्ते भर तक उसका यह देखना चाहिए कि कितना सफल रहा या नहीं रहा। अगर सफल रहा तो उन जिलों में जहां पर पिछले 20 दिन से कोई भी केस कोरोना वायरस का सामने नहीं आया है, धीमे धीमे वहां पर कार्रवाई हो सकती है। इसी प्रकार जहां पर सड़क निर्माण का कार्य है वह चल सकता है, बिल्डिंग निर्माण का नहीं, भवन निर्माण का नहीं, ईंट भट्टे हैं वो चल सकते हैं।
और हमें तो यह भी देखना चाहिए कि जहां से कच्चा माल आता है वहां से स्पेशल ट्रेनें चले, वहां पे जहां पे फैक्ट्रियां हैं वहां पे उनकी इन्वेंट्री बढ़ेगी, बढ़ने दीजिए। क्यों? क्योंकि व्यवस्था तो, वितरण व्यवस्था तो बंबई, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नियत है और ये सब अभी भी कोरोना संक्रमण से मुक्त नहीं हो सके। बेचने वाले तो वहां बैठे हुए हैं, वही वितरण कराएंगे पूरे प्रदेश में, देश में, और वो वहां पे खुद ही इतना संक्रमण है। उत्तर प्रदेश ने कि क्या वो करना उसमें चाहिए? कुछ कर नहीं एक्सपर्ट का कोई सकते। एक कमेटी तैयार करनी चाहिए जो ये सुझाव दें सरकार को कि क्या करना चाहिए, तत्काल ये काम कर लेना चाहिए हमें। एकदम एकदम तत्काल समितियां बनी हुई हैं। अब उनका वो है कि समय है कि अब वे अपना प्रस्तुतियां दे। जी, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, यहां पर कार्रवाई होनी है। जो मजदूर बाहर से आए हैं उनको रोजगार मिल सकेगा, इससे मुझे संदेह है। क्योंकि गर्मी के दिनों में जब फसल की कटाई हो जाती है तो फिर साधारण गांव तौर में पर मनरेगा कोई छोड़ रोजगार कौन से, उपलब्ध नहीं हो कोई पाएगा इंडस्ट्री या गाँव में। फैक्ट्री तो गांव में चल नहीं रही, हिसाब की मिल जाएगा कार्यक्रम। वो तो मनरेगा के सिवा और कोई काम है नहीं गांव में, तो वो करेंगे क्या? हाँ, मनरेगा में तो कोई काम है नहीं और ज्यादा स्कोप भी नहीं है वहां पे ऐसे कामों का कि इतने लोगों को वो किया जा सके। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे हैं, जैसे ईंट भट्टा है, जैसे सड़क निर्माण है, ऐसे सब जो कार्य हैं वे अवश्य किए जा सकते हैं। जितना भी इसमें लेबर आ जाए, जी मेरा एक कंसर्न और है। देखिए, टैक्सेशन सिस्टम का क्या हालत है बेहतर पता है। जीएसटी जीरो होगा, एक्साइज जीरो होगा, अदर टैक्सेशन की क्या हालत है, ट्रांसपोर्ट हो या स्टैंप डिपार्टमेंट हो, सबका टैक्सेशन सिस्टम बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। राज्य ने पैसे हैं नहीं। आप अगर ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे अगर पैसे लगाते गए और कल को आपको अर्जेंसी में कुछ ज़रूरत पड़ी तो बड़ी मुश्किलें होंगी। क्या ऐसे वित्तीय हालात में हमें कोई काम शुरू करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे? हाँ, एकदम। हमारे पास बहुत सारी निधियों में बहुत सारा पैसा है। लेबर विकास निधि है, बहुत सारा पैसा है। इसी तरह फॉरेस्टेशन फंड है, उसमें बहुत सारा पैसा है। हमारे पास ब्रिज फंड है, उसमें बहुत सारा पैसा है। ये सब पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये इन पे कभी अभी तक कोई उपयोग नहीं हो रहा, केवल दान देने के लिए अब उपयोग हुआ है पहली बार। तो ये सब जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑलराइट सर, डॉक्टर अनूप अग्रवाल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, नर्सिंग सेल है आईएमए की, उसके अध्यक्ष हैं लखनऊ में। बहुत स्वागत आपका, थैंक यू सो मच डॉक्टर अग्रवाल। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कई इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो भी डॉक्टर्स या नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स छोटे वाले अगर अपना अस्पताल खोलते हैं, बेचारे इलाज करते हैं मरीजों का, गांव ग्रामीण शहर के लोगों का, अगर उनके यहाँ गलती से भी कोई कोरोना का पेशेंट मिल जा रहा है तो उनकी गर्दन पे पुलिस चढ़ जा रही है। अयोध्या वगैरह में तो देखिए FIR लिख ली। तमाम छोटे छोटे अस्पतालों में डॉक्टरों को हरेसमेंट किया गया कि आप साहब अपना बंद कर दीजिए या फिर प्रमाण पत्र लाइए। पर जो बड़े वाले अस्पताल हैं उनको तो कोई पूछ नहीं रहा। चंदन अस्पताल है लखनऊ वाला, यहाँ कोरोना के 2 पेशेंट मिले, एक की मृत्यु भी हो गई, उस अस्पताल को तो नहीं सील किया गया। तो ये भेदभाव जो हो रहा है, तो आप लोग तो IMA के प्रेसिडेंट हैं, कम से कम इस भेदभाव को तो खत्म हो, छोटे बड़े अस्पतालों का ये भेदभाव तो खत्म होना चाहिए। ब्रजेश जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है और ये हम शुरू से, अभी 2 दिन पहले भी लखनऊ CMO के यहाँ मीटिंग हुई थी, वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया हमने कि देखिए जो भी प्राइवेट अस्पताल हैं वो आज इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं, टेलीमेडिसिन से मरीजों को OPD सेवाएं दे रहे हैं। टेस्टिंग की फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं है, हर मरीज का टेस्ट नहीं हो सकता। आज सब मरीजों को पता है कि अगर हम खांसी जुकाम और ये चीज़ें बताएंगे तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे, तो हमारे सवाल पूछने के बावजूद वो सही नहीं बताते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी मरीज का, हम जिसका इमरजेंसी में भी इलाज कर रहे हैं और वो कल परसों पॉजिटिव आता है, अगर आप अस्पताल बंद करे दे रहे हैं, FIR कर रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आखिर FIR क्यों अस्पताल पर? आखिर अस्पताल बंद क्यों? उसको आप सैनिटाइज कराइए, चाहे छोटा अस्पताल हो या बड़ा अस्पताल हो। आप सील करना क्यों कहते हैं? आप कहिए कि 24 से 48 घंटे अस्पताल को सैनिटाइज कराइए, उसके बाद अगर आपके पास डॉक्टर्स और स्टाफ एक्स्ट्रा हैं तो वहां पर दोबारा इमरजेंसी मरीज के इलाज की सुविधा मुहैया कराइए।
आप ये समझिए आज हर प्राइवेट अस्पताल का संचालक इस डर से सहमा हुआ है कि कहीं गलती से मेरे यहाँ कोई पॉजिटिव मरीज आ गया तो मेरा क्या होगा। बशर्ते छोटा अस्पताल हो, बड़ा वाला ना हो। मेरा अस्पताल सील होगा। मुझे ये जी छोटे अस्पताल वाले ही डर रहे हैं साहब, बड़े अस्पताल बड़े लोग कहाँ डरते हैं, छोटे ही अस्पतालों में डर व्याप्त है। और ये दुनिया की इकलौती ऐसी पुलिस होगी, शायद अमेरिका और MI5 इन सबको भी सीखना चाहिए कि यहाँ दरोगा जी और थाने की FIR कोरोना वायरस को रोकती है। अरे भाई थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण अपनाइए ना। डॉक्टर को क्या पता कि कोरोना है, जब आपको नहीं पता है कि कोरोना है या नहीं है, आप टेस्ट करते नहीं हो तमाम लोगों के। अगर प्राइवेट डॉक्टर कोई अगर इलाज कर रहा है तो आप उसी पे चढ़ बैठ रहे हो। दूसरी बात यह है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम इस वक्त OPD अधिकांश बंद पड़ी हुई हैं, सरकारी अस्पताल कोविड अस्पतालों में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो सामान्य रोग के मरीज हैं, जो गंभीर मर्ज के मरीज हैं, डॉक्टर साहब वो कहाँ जाएं अगर आप लोग अपनी व्यवस्था मजबूत नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के लोग। तो देखिए बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत जरूरी है यह भी कि कहना निजी चाहूंगा, अस्पतालों मैं दूंगा को समय आपको श्रीवास्तव सरकार जी। मानवीय आधार पर सहानुभूति के साथ देखें कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुने, उनकी समस्याओं का क्या समाधान है उसको साथ में बैठ के हल ढूंढे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एक आदेश जारी कर दिया जाए एक दिन कि सडनली सब अस्पताल अब बंद कर दें या सडनली सब अस्पताल काम करना शुरू कर दें। हमें समझना होगा, आज भी आपने ICMR ने जो इतने एंटीबॉडीज वाले टेस्ट हैं उसको मना कर दिया है, नहीं होना है। क्या हम जो RT-PCR टेस्ट है हर मरीज का करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी, तब तक शायद वो मरीज डेड हो जाएगा। जो अपग्रेडेड लैब्स होनी चाहिए, जितने अत्याधुनिक मशीनें होनी चाहिए, वो बहुत कम लोगों के पास है। प्राइवेट में तो मुझे लगता है 1-2 लोगों को छोड़ किसी के पास नहीं होगी। तो आप RT-PCR टेस्ट करोगे कैसे? जी पूरे लखनऊ में जी पूरे लखनऊ में एक लैब टेस्ट है। क्या उत्तर प्रदेश के सारे जिले हैं वहां पर हर जगह पे एक लैब टेस्ट है? नहीं है। तो उन जगहों पे आखिर इलाज कैसे होगा? तो मेरा सरकार से निवेदन है कि प्लीज अस्पतालों को सील करने जैसी कार्रवाई, डॉक्टरों पे FIR करने जैसी कार्रवाई, ये डॉक्टरों का मनोबल गिरा रही है। डॉक्टर्स पूरे मन से दिल से मरीज का इलाज करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, कहीं से भी दूर नहीं खड़े हैं। लेकिन सरकार को भी ये सोचना होगा कि हमारी समस्याओं को समझें और सहानुभूति तरीके से सुलझाएं। डॉक्टर अग्रवाल, अब हम लोग दिल्ली का रुख करते हैं। वेद भूषण जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वेद भूषण जी, पिछले 3-4 दिनों में एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आई है। मुंबई में 2 पुलिस वाले कोरोना वॉरियर शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश में आज की रिपोर्ट है कि 17 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस पुलिस वालों के बीच मिले हैं। ये बेचारे वो लोग हैं जो बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के चौराहों पर खड़े होकर बेचारे ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों को चेक कर रहे हैं, आने जाने वालों से पूछताछ कर रहे हैं, पास चेक कर रहे हैं। ये बेचारे कोरोना के शिकार हो गए हैं। भाई हम पुलिस वाले चंदा तो दे रहे हैं सरकार को PM-CM केयर फंड में, थोड़ा DGP लोग या सरकार के लोग ये नहीं कर सकते कि पुलिस वालों को दस्ताने, कुछ मास्क अच्छे क्वालिटी के, विशेष तौर पर N95 या कुछ और ऐसी चीज़ें दें ताकि ये तो बेचारे बचें? ब्रजेश जी, ये कहा जाता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। तो जो ये कोरोना की जो एपिडेमिक आया है, इसके लिए ना तो पुलिस पूरी तरह प्रशासन तैयार था, ना ये पूरा देश तैयार था, ना इतनी किट अवेलेबल है, ना मास्क अवेलेबल है। अभी आपके चैनल पर बात हो रही थी अस्पताल के बारे में। पुलिस भी एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि फर्स्ट रेस्पॉन्डर पुलिस ही होती है जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं है। पर अस्पताल, इसी तरह अस्पतालों का भी है। अब जिसके बारे में FIR हुई है, वो कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। मुझे नहीं पता क्या फैक्ट है। ऐसे भी डॉक्टर्स और अस्पताल रन कर रहे हैं जिनको डॉक्टरी की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, किस तरह से चला रहे हैं वो, उसके बारे में अभी कोई कमेंट नहीं करता। पर FIR होने का मतलब नहीं कि वो खत्म हो गया, नेस्तनाबूद हो गया। FIR का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के, इस तरह की रिपोर्ट आई थी कि वो अस्पताल गलत तरीके से गलत फैक्ट पर चल रहा था। अब आप देखिए, जहां तक लॉकडाउन का संबंध है, सऊदी अरब के अंदर इनडेफिनेट टाइम के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। इनडेफिनेट, अनंत काल के लिए लगा दिया गया, जब तक बिल्कुल हालात ठीक नहीं होंगे। जो आपका सब्जेक्ट था कि लॉकडाउन हटाया जाए, पुलिस वाले उससे ग्रस्त हो रहे हैं, डॉक्टर ग्रस्त हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल
खतरनाक कदम साबित होगा, फैटल होगा पूरे हिंदुस्तान के लिए। अभी आपने देखा 2 दिन पहले एक सरकार ने एक छोटी सी छूट दे दी कि आप मार्केट खोल सकते हैं, छोटे मार्केट। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली, बॉम्बे और यूपी के अंदर तमाम मार्केट सुबह ऐसे खुल गए जैसे लॉकडाउन समाप्त हो गया हो। जहां इस देश में ऐसी स्थिति हो कि कोई कानून की स्थिति को समझने के लिए तैयार ना हो या अज्ञानता, जो इसलिए करा गया था कि रमजान का महीना था, मुस्लिम भाइयों को छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए दिक्कत ना हो, पर वो पूरा मार्केट खोलकर बैठ गए। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं और कोई किसी कानून को मानना नहीं। इस जिस देश में हम रहते हैं, क्या करें? उस देश में मनमाने के लिए, कानून सुरक्षा के उपकरण मिलने चाहिए, डंडा लेकर पुलिस वालों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कोई बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए थी। आप इटली का अभी एग्जाम्पल दे रहे थे, इटली के अंदर कोई पुलिस वाला निकलता है, यदि आप देखें वहां की वीडियो, तो कोई भी बिना पीपी किट के पुलिस वाला बाहर नहीं निकलता है। हमारे यहाँ आधी बाजू की शर्ट पहन के, डंडा लेकर, मुंह पर कोई गमछा लगा लेगा, कोई अपना किसी को मास्क मिल गया तो मिल गया, नहीं तो बहुत बद से बुरी हालत है। ये तो दिल्ली और बॉम्बे की बात कर रहे हैं, यूपी और बिहार और दूसरे स्टेट में इससे भी ज्यादा बदतर पोजीशन है। तो चूंकि अब ये महामारी आई है और बहुत गरीब कंट्री के हम लोग राजा हैं, तो इस स्थिति से भुगतने के लिए पुलिस को भी परेशानी आ रही है, आप लोगों को भी परेशानी आ रही है, तमाम हिंदुस्तान, तमाम दुनिया इससे परेशान है, इससे निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। परंतु सबसे खतरनाक जो ट्रेंड आ रहा है, अभी आपके यहाँ कानपुर के अंदर जमात के कुछ बच्चे निकल कर आए हैं, अभी ताजा टेलीविजन पर कोई न्यूज चल रही थी, अब लोग आ नहीं रहे हैं। दूसरा, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, एसिम्प्टिक पेशेंट्स आ रहे हैं जिनके अंदर कोई लक्षण ही नहीं है। अब वो कैसे डिसाइड होगा? ये एक और डिसाइड तो टेस्ट से होगा ना, टेस्टिंग की फैसिलिटी है नहीं, पुलिस वालों को भी टेस्ट नहीं हो हाँ, पा रहा है, पुलिस वालों का भी टेस्ट होना चाहिए, ऑलराइट, हो पाती है। ओके वेद जी, टेस्ट नहीं हो पा रहे ना, यही तो प्रॉब्लम है, इतनी फैसिलिटी नहीं है। मैं आपको दिल्ली के बता रहा हूं, पुलिस वालों को भी स्पेशल टेस्ट किया जाना चाहिए। आई डू एग्री विद यू। पुलिस स्टेशन में जो काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि आपने डॉक्टर साहब से कुछ पूछा है तो डॉक्टर साहब एक रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, 10 सेकंड, मुझे एक ब्रेक लेना है। यस डॉक्टर अग्रवाल, गो अहेड। जी डॉक्टर साहब बताएं। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। आपने अभी आपने ये कहा कि जो फर्जी अस्पताल हैं, देखिए मैं फर्जी अस्पताल और फर्जी डॉक्टरों की पैरवी नहीं कर रहा हूं। जो डॉक्टर्स ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नर्सिंग होम, जो छोटे अस्पताल बाकायदा सीएमओ से रजिस्टर्ड है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। डॉक्टर्स के लिए या आम जनता के लिए एफआईआर का मतलब बहुत बड़ा होता है, बट अरे ये पुलिस वाले, इनके लिए एफआईआर रोज का काम है, एफआईआर का मतलब इसलिए इनको नहीं समझ में आता कि क्या एफआईआर का मतलब क्या होता है। जी, लेकिन डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उसकी साख पे एक बहुत बड़ा धब्बा है कि उसके खिलाफ एफआईआर ली गई। एक आम जनता उससे डरती है। जी, ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक लेना चाह रहा हूं। ब्रेक के फौरन बाद हम ये चर्चा करेंगे कि 3 मई के बाद हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, 3 मई के बाद उत्तर प्रदेश को क्या करना चाहिए। यूपी सरकार ने कुछ कमेटियां गठित की थी, मंत्रियों की अध्यक्षता में समूह, वो कहाँ गुम हो गए, उनकी रिपोर्ट कहाँ चली गई, उनकी बैठकें कब हो रही हैं और उनकी संस्तुतियाँ क्या हैं, उन्होंने किससे बात की, कुछ पता करना है। तो इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, इन सारे मसले हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा सर्वाधिक प्रभावित शहरों में से एक है, जहां अभी तक की रिपोर्ट बता रही है कि 384 से ज़्यादा मरीज वहां अब तक पाए जा चुके हैं और 11 मौतें हो चुकी हैं। आगरा के ऐसे हालात हैं कि वहां जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें से लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। आगरा को लेकर राज्य सरकार को कुछ अलग से स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि आगरा एक कोई सामान्य सा शहर नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारे राज्य का बेहद ही महत्वपूर्ण शहर है, ताज नगरी है। जाहिर सी बात है कि यहाँ की एक छोटी सी चूक हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बदनामी की तरफ पहुँचा सकती है। लिहाजा वक्त रहते हमें आगरा के मसले पर इंटरवीन करना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, क्योंकि आगरा को सिर्फ कुछ अफसरों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जब हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहाँ के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आगरा के अधिकांश क्षेत्र हॉट स्पॉट घोषित है और संपूर्ण लॉकडाउन में है, उसके बावजूद वहाँ का केसेस बढ़ना ये चिंताजनक है। और जो वहाँ पेशेंट्स की हैंडलिंग
और रोज़ ज़रूरत के सामानों की हैंडलिंग है ये भी बदतर हो रही है। इसमें मेरठ भी सम्मिलित है, नोएडा के भी यही हालात हैं। कानपुर एक ताज़ा शहर बनकर उभरा है जहां पर अचानक से पिछले हफ्ते 8 दिन के भीतर नंबर ऑफ केसेस अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। कानपुर बहुत ही घनी आबादी का औद्योगिक शहर है और यहाँ का केसेस बढ़ने का मतलब ये कि आबादी के भीतर संक्रमण फैल रहा है और इसको लेकर कुछ हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये सब तो बात हुई कि कोरोना वायरस के फैलने की। दूसरी बात यह है कि हम इस लॉकडाउन से बाहर कैसे आएँ, रोज़मर्रा का काम कैसे चलाएं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक कमेटी गठित की थी, कई कमेटियां बनाई थी। उन कमेटियों ने क्या अपनी रिपोर्ट दे दी है, और अगर रिपोर्ट दे दी है तो उन रिपोर्ट्स में क्या है और हमें आगे क्या करना चाहिए? आलोक अवस्थी इस पर प्रकाश डालेंगे। यस आलोक जी, गो हेड। ब्रजेश जी, जो आपका पहला पेज था डिबेट में, बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। ठीक है, आलोचना करने का सबका अधिकार है, आप कोई भी कर सकता है, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए यहाँ पर कोरोना वायरस जैसी महामारी जीवन में पहली बार आई है। कभी इसके पहले इस तरह की महामारी भारत में हम लोगों ने अपने 100 साल में लोगों ने नहीं देखी, ना हमारे पिताजी ने देखी है, ना ही हमारे पास इस तरह की कोई व्यवस्था थी, ना ही विश्व में किसी बड़े देश के पास भी कोई व्यवस्था थी कि वो तत्काल कोई इंतजाम कर सकता है। इसी चीज आपके सामने है। हम विश्व में आज भी बहुत बेहतर है और विकसित देशों से, और हम बहुत बेहतर हैं आज अपने देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सक्षम नेतृत्व के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जब एक भी लैब हमारे पास नहीं थी, हम 14 लैब में आ चुके हैं। आज की तारीख में 4000 से अधिक रोज टेस्ट हो रहे हैं और 14 मेडिकल कॉलेजेस को हम करने जा रहे हैं जिसमें कि लैब और खुल सके। सरकार ने इसमें पूरे आदेश कर दिए हैं। हम अब तक 6 लाख से अधिक मजदूरों को ला चुके हैं, उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं। 13 लाख खाने के पैकेट रोज बांट रहे हैं। 13 करोड़ यूनिट हम अब तक राशन बांट चुके हैं। 27.5 लाख श्रमिकों को हम 1000 रुपया दे चुके हैं और वो बराबर देते रहेंगे और हर महीने। और हम आपने कहा कि अस्पतालों की ओपीडी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि ओपीडी काम नहीं कर रही है। और जो आपने कहा ये जो टेस्ट होता है RT-PCR, इसी से आप कोरोना डिटेक्ट कर सकते हैं। रैंडम किट जो आपकी टेस्ट करने से आप कोरोना डिटेक्ट नहीं कर सकते, उससे आप खाली ये कर सकते हैं कि हाँ भाई ये संभावित पेशेंट हो सकता है। तो हमको आफ्टर ऑल आना RT-PCR पे ही पड़ेगा। RT-PCR से सारे देश कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट कर रहे हैं, कोई भारत से। हम वेरी हैप्पी कि वक्त रहते आपने RT-PCR और रैपिड टेस्ट के अंतर समझ लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आज आप लोगों को समझा रहे हो। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। यस, गो हेड। देखिए, दूसरी बात यह है कि हम चरणबद्ध तरीके से जो हमारे अभी मजदूर हैं उनको हम उनको लाने का प्रबंध कर रहे हैं। जी, अब मेरा एक सवाल था कि आपने मुख्यमंत्री जी ने कुछ कमेटियां गठित की थी मंत्रियों की अध्यक्षता में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी या नहीं दी? उनकी बैठकें कब हुई? उनका क्या प्लान है? देखिए, वो जो 13 कमेटियां बनी है वो लगातार काम कर रहे हैं। ये जो सारा तंत्र चल रहा है उन्हीं कमेटी की बदौलत चल रहा है। ये कोई वन मैन शो नहीं है, इसमें सभी विभागों के लोग शामिल हैं। उनके 13 प्रमुख लोग मुख्यमंत्री के साथ बैठ कर निर्णय लेते हैं और उसके अनुसार पूरा प्रदेश चल रहा है। आज जो जरूरी सामान घर पे पहुंच पा रहा है, आज जो 37 लाख लीटर दूध बट पा रहा है, वो उन्हीं कमेटियों की वजह से हो पा रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को मेरा ये कहना है, आज की तारीख में समीक्षा मतलब ये टीम 11 की वजह से बट रहा है या मिनिस्टर्स की जो कमेटी उसकी वजह से ये हो रहा है? ये सामूहिक प्रयास है। ये एक व्यक्ति, मैंने फिर कहा, ये वन मैन शो नहीं है। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया था ना, तो मैं अपना कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, जो टीम 11 है वो मुख्यमंत्री जी के आदेश पे रोज बैठती है, रोज काम करती है और रोज मंत्रणा करती है और रोज नए आदेश करती है, जिसमें कि सुधार भी तमाम चीजों में की जाते हैं जहाँ पे कोई कमी पाई जाती है या कहीं पे कोई नई चीज करनी होती है उस पर निर्णय लिया जाता है। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि सरकार 3 मई के आगे का क्या संभावना करती है आलोक जी? अब ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी इस दवाई का कोई इलाज नहीं निकला इस बीमारी का। तो अभी हमको लॉकडाउन में ही रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। आज प्रधानमंत्री जी की बैठक में तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी आग्रह किया है कि अभी लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए, खाली वहीं पर छूट दी जाए जहां पर ग्रीन जोन है, जहां पर एक भी व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ। रोहित अग्रवाल, क्या आपको भी लगता है कि लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाना चाहिए या फिर हमको स्मार्ट लॉकडाउन में जाना चाहिए, जिसका जिक्र अभी RM श्रीवास्तव कर रहे थे, या दुनिया के दूसरे मुल्क जो थोड़ा बहुत अपनी इकोनॉमी ओपन कर रहे हैं वो उस पर जा रहे हैं?
ब्रिजेश जी, जिस तरीके से सरकार चल रही है उस तरीके से तो इनको निश्चितकालीन लॉकडाउन घोषित कर देना चाहिए। आपको याद होगा कि एक गोरखपुर में एक घोटाला हुआ था, ऑक्सीजन घोटाला, जिसमें सैकड़ों बच्चों की जान चली गई थी। उस कंपनी में जो ब्लैकलिस्ट की गई थी, उस कंपनी में जो ब्लैकलिस्ट की गई थी, अरे मैं आलोक अवस्थी जी सुन लीजिए सहनशीलता से, या तो बता दीजिए कि भ्रष्टाचार पे बात नहीं करनी है, या आप सुनना क्यों नहीं चाहते भ्रष्टाचार के ऊपर? क्या कारण है कि आप भ्रष्टाचार पे बात नहीं सुनना चाहते? आप क्या कह रहे थे? जो कंपनी गोरखपुर घोटाले में बैन की गई थी, उस कंपनी को ये ऑर्डर देते हैं। यहाँ पे लखनऊ के हॉस्पिटल ने उस कंपनी को ऑर्डर दिया है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, पुष्पा सेल्स कंपनी को लखनऊ के हॉस्पिटल ने ऑर्डर दिया है, और उसको जब आप लोगों ने न्यूज ब्रेक की है तो उस समय उसको उस ऑर्डर को कैंसिल किया गया है। आप क्यों नहीं सुनना चाहते भ्रष्टाचार के ऊपर? आलोक जी, ऐसी क्या बात है कि आप भ्रष्टाचार पर नहीं सुनना चाहते हैं? अभी एक चिट्ठी एक और जारी हुई है जिसमें एक आ गया, स्वास्थ्य कर्मियों को जो खाना दिया जा रहा है वो निम्न क्वालिटी का है। जिनको आप कोरोना वॉरियर कह रहे हैं, उनको जो खाना दिया जा रहा है वो निम्न क्वालिटी का है। आप ये सुनना नहीं चाहते हैं। आप फिर कहते हैं विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। भाई एज अ विपक्ष हम आपको आईना ही तो दिखा सकते हैं। हम तो मान रहे हैं आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे, लेकिन कम से कम आप इसका जवाब दीजिए कि जो कोरोना के टाइम जो भ्रष्टाचार करे वो तो बहुत गलत है भाई। उसको आप कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार करे वो तो बहुत ही गलत बात है। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो बता दीजिए। जो गोरखपुर में कंपनी बैन की गई थी, गोरखपुर अस्पताल के घोटाले में, उसको ऑर्डर देना ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब सरकार नहीं देगी तो कौन देगा इसका जवाब? हम स्वागत करेंगे। ओके, ऑल राइट। अब ये बताइए कि लॉकडाउन रोहित खोला जाए नहीं खोला जाए, आपका सुझाव क्या है? इल्जामों की बजाय हम लोग सुझाव और सलाह मशविरा पे रहें। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए जिस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वहां पे कहीं ना कहीं हमें किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन को कहीं ना कहीं थोड़ा लिक्विडेट नहीं करेंगे तो जो किसान हैं उससे भुखमरी फैलने का एक बड़ा खतरा है। अगर किसान अपने खेत पे काम नहीं कर पाएगा तो देश में भुखमरी आ जाएगी, वो फिर एक और बड़ी समस्या हो जाएगी कोरोना की तरह। तो इसलिए जो लॉकडाउन है उसको कहीं ना कहीं लिक्विडेट करना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। और जो स्टेट, जैसे 7 स्टेट हमारे यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन प्रणाली हो। हाँ, और जो जैसे 7 स्टेट कहे जा रहे हैं कि 7 स्टेट कोरोना मुक्त हैं, जो जिले हमारे उत्तर प्रदेश में कोरोना मुक्त हैं, उनके बॉर्डर को सील करके उन जिलों को कम से कम खोलना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जिम्मेदारी के साथ, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से बचना चाहिए। आरएम श्रीवास्तव साहब, आपका अनुभव क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के जैसे भी सामाजिक आर्थिक हालात हैं, जो उत्तर प्रदेश का भूगोल है और जिस प्रकार का इन्वायरमेंट है उत्तर प्रदेश का इस वक्त का, हमें सबसे पहले क्या पहल करनी चाहिए? क्या हमें जिस तरह के हालात बढ़ रहे हैं, अभी देखिए मैं आपको बता रहा था कि 1955 मामले हैं, अभी रिपोर्ट आ रही कि 1986, मुझे लगता है डिबेट खत्म करते करते ये 2000 तक पहुंच जाएगी। यानी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम पब्लिक के स्वास्थ्य यानी जन स्वास्थ्य को भी दांव पर नहीं लगा सकते अगर लॉकडाउन खोल देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई मतलब इसका कोई रास्ता निकलेगा? अवश्य निकलेगा। पहला तो ये जो डॉक्टर साहबान इलाज कर रहे हैं उनके प्रति पुलिस का रुख लचीला होना चाहिए। कम से कम इस बहाने हमें केस तो पता चल रहे हैं। अच्छा बहनों भाइयों, आप जान लीजिए कि श्रीवास्तव जी तो उत्तर प्रदेश में अपना संक्रमण 2.5 साल प्रमुख सचिव रहे रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ रहे हैं, इसलिए इनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। यस, गो अहेड श्रीवास्तव जी। शुक्रिया जनाब। तो मैं तो ये कहूँगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के भी निर्देश हैं कि अस्पतालों, डॉक्टरों के प्रति अगर कोई FIR दर्ज होती है तो पहले कुछ उसके न्यूनतम आवश्यकता है वो उनकी पूर्ति हो तभी होगा। ये अकारण अगर हम डॉक्टरों पे, अस्पतालों पे FIR दर्ज करेंगे तो ये केस छिपे रहेंगे और इससे संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जहाँ पर पिछले 20, 21, 25 दिन से कोई केस नहीं आए, वहाँ पर पहले धीमे धीमे करके उन उद्योगों को जो कि मिश्रित क्षेत्र में रह सकते हैं, जैसे डेयरी, जैसे जो मंडियां हैं जिसमें गेहूं और इन सब की आवक है, जहाँ पे अंडे, मुर्गियाँ, इस प्रकार के जो आवक हैं, वहाँ पर धीमे धीमे करके वहाँ पर उनको खोलने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इसी प्रकार टेलरिंग शॉप है, इस प्रकार छापे खाने हैं, प्रेस है, इन सबको अगर हम नहीं करेंगे तो जो छोटे उद्योग हैं उनकी तो कमर ही टूट जाएगी। वे तो रहेंगे ही नहीं जिंदा जब तक लॉकडाउन खुलेगा। और जहाँ पर अभी भी संक्रमण आ रहा है, जहाँ पर अभी भी केस आ रहे हैं, वहाँ पर सख्ती से, अत्यंत ही सख्त तरीके से लॉकडाउन
एक पालन चीज होना आपने चाहिए। देखा होगा पिछले घर दिनों घर सर्वे होना आपने चाहिए जिस कि तरह अगर के कोई वीडियोस बीमार हो, देखे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि लोग कोरोना क्यों छिपा रहे हैं। उनको लगता है कोरोना से तो निपट लेंगे, लेकिन जो ये सामाजिक शर्मिंदगी और क्वारंटाइन सेंटर जो फैसिलिटेशन सेंटर की जगह यातना गृह बन गए हैं, टार्चर रूम। आपने आगरा का वीडियो देखा होगा कि किस तरह से अछूतों और जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के दृश्य स्वीकार नहीं है। जब चीन से इस तरह के दृश्य वुहान से आ रहे थे, हम सब खड़े होकर उसकी आलोचना कर रहे थे। आज हम भी वही काम कर रहे हैं। तो ये किस तरह का प्रशासनिक अरेंजमेंट है? एटलीस्ट प्रशासन को इस पर रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, उनसे जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी, राज्य सरकार ने उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। एकदम। वो जब तक हम मरीजों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया नहीं रखेंगे तब तक इसका इलाज नहीं हो सकता। जब तक उनका हम मनोबल बढ़ाए नहीं रखेंगे तब तक इलाज नहीं हो सकता। जो लोग खतरा उठा रहे हैं उनको कंपनसेशन, उनको कई तरह से चीज़ें दी जा रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं। इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार अक्षम्य है और किसी भी तरह से उसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी, आज भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 4 बजे। एक बात थी जो मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, साहब उनके एक सेक्रेटरी ने बयान दिया और कहा कि हम बीमारी से लड़ रहे हैं, बीमार लोगों से नहीं। तो बीमार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। ये बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को भी यही सोचना चाहिए और दृष्टिकोण भी यही होना चाहिए किसी भी आपदा या बीमारी से लड़ने के लिए कि साहब आप बीमारी से लड़िए, कोरोना से लड़िए ना। अगर किसी को हो गया तो उसमें उसकी क्या गलती है? हो सकता है चूक हुई हो, उसको हो गया हो, पर यह बीमारी किसी को बता के तो नहीं आती, किसी को इन्वाइट करके तो नहीं आती है। जी बिल्कुल ब्रिजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें समाज में ये मैसेज देना जरूरी है कि कोरोना का मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऐसी बीमारी हो गई कि हम आपसे अमानवीय व्यवहार करें, हम आपसे छुआछूत करें। हमें सावधानी बरतनी है जी। और देखिए उत्तर प्रदेश हमारा बहुत बड़ा राज्य है, कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत चूक हो सकती है। मैं ये मानता हूं कि सरकार और भारत सरकार दोनों अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही हैं, लेकिन सिर्फ सरकार के कार्य करने से नहीं होगा। हमारी जनमानस की और समाज के सभी वर्गों की जिम्मेदारी और सहभागिता बहुत जरूरी है। तो ये जो आपने पॉइंट उठाया कि जिसको भी कोरोना हो गया उसका दोष नहीं है, वो जानबूझ के नहीं हो गया, वो जानबूझ के नहीं करना चाह रहा। मैं कहता हूं लोगों को हतोत्साहित मत करिए। समाज के इस तरह के वीडियो, इस तरह का वातावरण ना वो स्टाइल करता है, लोगों को हतोत्साहित करता है। आप इनकरेजिंग माहौल बनाइए कि साहब आपको कोरोना है, जरा से संभावना है, प्लीज कम, हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी चेक करेंगे, आपकी जांच करेंगे, आपको अच्छे से इलाज देंगे, आपको क्वारंटाइन करेंगे, क्वारंटाइन में ये फैसिलिटी देंगे। आप लोगों का उत्साह बढ़ाइए कि जांच ज्यादा कराएं, लोग सामने आए, उनको डिस्करेज, अपमानित, कार्रवाई, जानवरों जैसा सलूक कृपया ना करें। जी, इसके लिए हमें बिल्कुल समाज में एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह चलाना होगा, जनमानस को बताना होगा जिससे वो आगे आए। नहीं तो ये कोरोना कहीं ना कहीं कोने में छुपा रहेगा और एक दूसरे को इन्फेक्ट करता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि मेरा भी सभी से निवेदन है कि सब लोग इस बात को ध्यान दें कि जिसको भी ये बीमारी हो रही है उसको डराएं नहीं, उसको धमकाएं नहीं, उसका सामाजिक बहिष्कार मत करें। आपने बहुत जगह पे देखा होगा, कॉलोनियों में इवन डॉक्टर्स को या जिनको कोरोना हो रहा है, लोग कह रहे हैं आप यहाँ से बाहर निकलिए, या जो पुलिस वाले या और लोग जो कोरोना की ड्यूटी में है, लोग कहते हैं कि आप हमारी कॉलोनी में मत आइए। कैसा समाज है अगर हम ऐसा व्यवहार करें तो बचना होगा। ये इंसानियत नहीं हो सकती, ये किसी सभ्य समाज में ऐसा आचरण स्वीकार योग्य ही नहीं है। बिल्कुल। और यस आलोक जी, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? यस गो अहेड, फिर मैं बिल्कुल हम इससे बचना। यस मैं दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। एक किसानों की बात आई थी, जैसे राज्य सरकार इसमें गेहूं कट रहा, आपको पता है ब्रजेश जी, और हम लगातार गेहूं खरीद रहे हैं और उनका भुगतान भी ऑनलाइन। अरे भाई कहाँ गेहूं खरीद रहे हैं? कहीं सेंटर वेंटर नहीं है ब्रजेश जी, बिल्कुल गलत बात है। फिर मैं इंटरप्ट करता हूं तो बिल्कुल बुरा लगता है। राजनीति करना हो करते रहेंगे। नहीं हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमको ये भी तो बताइए कहाँ पे गेहूं खरीद रहे हैं, कहाँ पे आपके क्रय केंद्र है? और अगर आप गेहूं खरीद रहे थे तो कल किसान का गेहूं क्यों भीग गया बारिश में? उनको बोल लेने दें, एक सेकंड उनको कह ले, फिर आप उनको काउंटर कर लेना। आतंकवादी अगर आप बुलाएंगे जो कि अब खुद कोरोना बम बन के फट रहे हैं यहाँ पे, उनका कैसी बात करते हैं? सुनना चाह रहे हैं हमारी। नहीं आप किसी को इस तरह से अपमानित नहीं कहा, आपको आतंकवादी हमने नहीं कहा।
आपको अपने बुरा बारे में लग रहा बात है करने मुझे अपनी बात क्योंकि बताइए। आपके रोहित रिश्ते जी के डिस्क्लोज हो रहे हैं तो इसलिए आपको बुरा रोहित लग रहा है। कोरोना आतंकवादी लगते हैं आपको, ऐसी बात आप ना करें। मेरे ये बात को सोशल शब्दों स्टिग्मा में आपने बताइए, फैलाया है मैंने देश शब्द में। यूज किया है ये सोशल कि वो स्टिग्मा अपनी आपने बात फैलाया है से देश मेरी में। बात को दबाना चाह रहे हैं। आलोक जी, ये मैं अपनी सोशल बात स्टिग्मा कहना आपने चाह रहा हूं, फैलाया, सुनना सरकार चाहिए, फेल है अपनी बात इसमें। कह अगर रहे कोई आदमी बीमार है और वो सामने नहीं आ रहा है तो ये सोशल स्टिग्मा आपने फैलाया है, इसमें सरकार का हैं। फेल्योर है मैं अपनी कि बात सोशल पूरी कर स्टिग्मा दूं। बना। ओके, एक सेकंड थोड़ा सा रोहित, अगर ये रोहित मानवता प्लीज, का रोहित परिचय प्लीज, देंगे, यस प्लीज, मुझे आलोक जी गो लगता है कि ये मानवता मानवता का परिचय किसानों के साथ दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए आलोक, एक सेकंड रोहित जी, डॉक्टर्स के साथ दीजिए। रोहित जी सुन तो लो, मांग रहा हूं, सुन लो एक ऐसे मिनट। अमानवीय व्यक्ति को आप ही संभाल सकते हैं, मैं नहीं संभाल सकता। हाँ मुझे यस अपनी गो बात कहने अहेड, का अधिकार है। बोलिए बोलिए। देखिए, पहली चीज जो हमने कोरोना पे बात जो हो रही थी, जो उनके पेशेंट के साथ अमानवीय व्यवहार कहीं पे आया है, हमने वहां पे हम देख रहे हैं चीज को, कहीं पे कोई तरह की व्यवस्था ना हो। सरकार कार्रवाई कहां पर कर रही है कोरोना पीड़ितों के ऊपर? जो कोरोना के पीड़ित बाहर विदेश से आए थे टूरिस्ट वीजा पे, और वहां पे आके उन्होंने धर्म का प्रचार किया और उसके बाद कोरोना का विस्तार किया, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं। मुकदमे उनके खिलाफ कायम हुए हैं जिन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों पर पथराव किया, पीटा उनको, आप उनकी भारत गाड़ियां तोड़ी, सरकार का बयान उन पर सुना मुकदमे- आपने? भारत सरकार कह रही उनके- बीमारी से उनके- लड़ो, उनके- उन बीमार पर से कार्रवाई नहीं। हुई है। किसी भी कोरोना पॉजिटिव, देखिए वो खुद पीड़ित है, वो भयभीत है कोरोना पीड़ित, हम उसके साथ कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते, ना ही कोई उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर सकते। भूषण 10 जी, सेकंड चाहिए। बीमारी को बीमारी की तरह लिया जाना चाहिए या पुलिस के थ्रू कुछ काम करना चाहिए? यस वेद भूषण जी। जी ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल पर जो सरकारी कर्मचारियों डिबेट चल रही थी, अधिकारियों का उसको भी देख रहा प्रशिक्षण था। बहुत ग्राउंड आवश्यक रियलिटी है उससे इस अलग मानवीय है। व्यवहार के लिए। जो कोरोना के किंग है, जो कोरोना के बादशाह हैं, देश में 60% कोरोना के जिम्मेदार हैं जो बादशाह मौलाना साद। इस तरह के देश के अंदर क्या उम्मीद की जाए कि वो खुद निकल कर आएंगे? उनको क्राइम ब्रांच ढूंढ रही है, उनके घर शामली के अंदर रेड की जा रही है। तो एक आम आदमी से जो कोरोना से अपने आप को छिपा रहा है, उससे क्या उम्मीद की जाए? इसलिए यहां बैठकर डिबेट करना आसान है, पर ग्राउंड के अंदर पुलिस को काम करना, प्रशासन को काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मौलाना साद उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है, जो अपने आप को इतनी बड़ी जमात चलाते हैं, विदेशों से जिसके फॉलोअर हैं, वो अपने आप को किस तरह छिपा रहे हैं। आप आम आदमी के पीछे पड़े हुए हैं। आम आदमी तो डर के वजह पता नहीं कहां छिपा होगा, बैठा होगा, और कितने हजारों की तादाद में होंगे, ये तो पुलिस इसका की भी कोई विफलता एस्टिमेशन है नहीं है। कि एक मौलाना को महीने भर से पकड़ नहीं पा रही, ढूंढ नहीं पा रही। हाँ, तो मैं यही मैं कह रहा हूं कि एक आम आदमी की छोड़ो, एक मौलाना साद जैसे जो किंग है, बादशाह हैं इसके। ओके ऑलराइट रोहित, ये आलोक जी ने आपको कहा कोरोना आतंकवादी, अमानवीय व्यक्ति क्या क्या, और इनको आप ही हैंडल कर सकते हैं। आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं। नहीं, फिर बिल्कुल। ये नहीं हो कि मैंने टाइम नहीं दिया। विजय जी, समस्या ये है कि हमने आलोक जी को सरकार का चेहरा दिखा दिया। हमने दिखा दिया कि बीआरबी में जो भ्रष्टाचारी कंपनियां थी, जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया था पेपर पे दिखाने के लिए, उनको आप ठेका दे रहे हैं। हमने दिखा दिया कि इस तरीके से 50 करोड़ रुपए का ठेका और सरकार कुछ काम भी तो कर रही होगी। इतना सब नकारात्मक आप बता रहे हो, कुछ तो काम हो ही रहा होगा ना। किसी को ठेका नहीं दिया, काम तो हो रहा है। काम ये हो रहा है कि आपने कर रहे सोशल स्टिग्मा बना दिया। आपने कोरोना के पेशेंट्स को सोशल स्टिग्मा बना दिया कि कोरोना का पेशेंट आज बाहर नहीं आना चाहता है। आज कोरोना आदमी को जाता है तो आदमी को लगता है कि मैंने शायद क्राइम कर दिया है, कि मुझे आपको कोई कोरोना हो गया है। आपत्ति है आलोक जी ने जो कहा आपको हाँ, शब्द मुझे इस्तेमाल? पूरी आपत्ति है। और दूसरी चीज, आलोक जी कह रहे हैं कि साहब टूरिस्ट वीजा पे आए थे, यहाँ पे धर्म का प्रचार कर रहे थे। आपकी सरकार सो रही थी कि टूरिस्ट वीजा पे आदमी आता है, यहाँ धर्म का प्रचार कर रहा था। तो आप रोहित, आप कोरोना बम हैं क्या? नहीं, ये तो आलोक जी को लग सकता है भाई। आलोक जी को कुछ भी लग सकता है। आलोक जी सरकार में है। आलोक जी को कोरोना बम लग सकता है, मिसाइल लग सकता है, लेकिन ये भी तो बता दे ये रिश्ता क्या कहलाता है। आलोक जी BRB के अस्पताल की आप कंपनी- रुक जाओ, अब आपके बीच नहीं बोले ना वो, अब आलोक जी को बोलने दीजिए। मैंने कठोर शब्दों का इसलिए प्रयोग किया कि कम से कम अगर एक मान्यता होती है कि अगर कोई प्रवक्ता किसी पार्टी का बोल रहा है और वो सत्ताधारी दल का है, तो उसको अपना पक्ष रख लेना देना चाहिए। उसकी बात शुरू नहीं हुई, आपने उस पर तुरंत टूट पड़े और अपनी बात से किसी की बात आप दबाएंगे तो इसी तरह के उद्गार फिर निकलते हैं जैसे निकले मेरे। तो मेरा इनको हर्ट करने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, और मेरी उनसे यह रिक्वेस्ट है कि उनको अगर अपनी बात कह ली अपने समय पे कह लें, और एक सभ्यता का परिचय है जैसे मैं सभ्यता से बात कर रहा हूं। ऑलराइट, बहुत बहुत मेरी शुक्रिया उनसे आप बात सभी करने का। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने अपनी इस कार्यक्रम में अपनी राय रखी, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साबुन से हाथ धुलते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि घरों से ना निकलना पड़े। कोरोना से हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।